नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लगातार पढ़ रहे थे भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमने वहाँ पर देखा था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, और संविधान के मूल अधिकार प्रारंभ होने से पूर्व दो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात करी थी, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के अंदर। आर्टिकल 12 मैंने आपको बताया था राज्य को परिभाषित करता है, और आर्टिकल जो 13 है आपको पता है वो संविधान के लागू होने से पूर्व वर्तमान ऐसी कोई परिस्थितियां जिसके अंदर कोई कानून बन जाए तो संसद को अथॉरिटी देता है, न्यायिक जुडिशनल रिव्यू का अधिकार देता है। ये सारी बातें अपने ने आर्टिकल 13 के अंदर करी थी। अब आर्टिकल 13 के बाद आपको पता है कि अब महत्वपूर्ण चीज क्या है। महत्वपूर्ण चीज है कि अब आपके मूल अधिकार प्रारंभ होंगे। क्या होंगे? मूल अधिकार। तो आइए देखते हैं, मूल अधिकार को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम बात करते थे मूल अधिकार पर, तो पहला मूल अधिकार है सबको क्या किया जाएगा? समान किया जाएगा। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पहली चीज ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार। आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें बात कही गई, और हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहला अनुच्छेद कहते हैं कि आर्टिकल 14 की बात करते हैं। किसकी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। विधि के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। ये आर्टिकल 14 कहता है। विधि का मतलब कानून। अब कानून की नजर में सभी समान होंगे कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब कोई आदमी कमजोर होगा और कोई आदमी ताकतवर होगा, कोई राजनीतिक रूप से ताकतवर होगा, कोई आर्थिक रूप से ताकतवर होगा और कोई इनसे कमजोर होगा, तो दोनों अगर एक ही पैमाने के ऊपर किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कानून के अधिकार के तहत, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्यादा जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो ज्यादा प्रभावी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी चीजें करोगे कि सभी के लिए समान, तो कहीं ना कहीं जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं उसको जो विशेष आवश्यकता है संरक्षण की, वो आप संरक्षण नहीं दे पा रहे हो। तो संरक्षण कैसे दिया जाए? तो संरक्षण को लेकर आगे की व्यवस्था में आपको बताऊंगा संरक्षण कैसे दिया गया। लेकिन आप देखिए यहां पर कह रहा है कानून की नजर में सभी समान होंगे। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद है ये आर्टिकल दो देशों से प्रभावित है। दो देशों से प्रभावित है। प्रभावित कौन से दो देश? एक है यूएसए और एक है यूके। एक है ब्रिटेन और एक है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन देशों का दोनों का प्रभाव है आपको कौन से मूल अधिकार में देखने को मिला। पूरा मूल अधिकार मैंने आपको कहा अमेरिका से प्रभावित है, लेकिन उसके बाद भी ये जो मूल अधिकार है इस पर दो देशों का प्रभाव आपको स्पष्ट दिखाई देगा, एक अमेरिका और एक यूके। अमेरिका में क्या कहता है? अमेरिका का इसके ऊपर प्रभाव क्या है? वो कहता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण दिया जाए। दूसरा यह कहता है विधि के समक्ष समानता। समझ भाई? विधि के समान संरक्षण की बात जब ये कह रहा है तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है समान परिस्थिति वाले के लिए, समान परिस्थिति वाले के लिए समान व्यवहार
और असमान परिस्थिति वाले के साथ असमान व्यवहार किया जाए, असमान व्यवहार किया जाए। कहने का तात्पर्य यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों रूप से समान परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं तो दोनों को समान रूप से अगर व्यवहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ज्यादा बड़ा है, एक ज्यादा कमजोर है, तो उनके अंदर कैसे आप एक दूसरे को समानता स्थापित करोगे? तो समानता स्थापित करने के लिए उसको क्या दिया जाए? कुछ संरक्षण दिया जाए। समझ में आ गया? और संरक्षण जब दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देती है? सकारात्मकता दिखाई देती है। तो सकारात्मक समानता की बात कर रहा कौन? विधि के समान संरक्षण की बात वो कहिए। समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार का मतलब यह है कि जो कमजोर है उसको कुछ विशेष संरक्षण दिया जा सके जिससे वो उसके पास आकर उसके समान आकर खड़ा हो सके। तो आपको कहीं ना कहीं यहां पर संरक्षण की बात कही है, संरक्षण की बात कही है, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर आरक्षण का विचार देखने को मिलेगा। आरक्षण का विचार देखने को मिलेगा, उसका दर्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई संरक्षण की बात कही गई है तो आपको पता होगा संरक्षण का आधार क्या है। संरक्षण कैसे दिया जाएगा? संरक्षण देने के लिए उसको कुछ न कुछ विशेष अधिकार, विशेष शक्ति या विशेष उसके लिए कानून बनाए जाएंगे जिससे वो संरक्षित हो सके, वो प्रोटेक्टेड हो सके। ये बात ये कह रहा है, यही ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। विधि के समान समानता, ये जब विधि के समान समकक्षा की बात करता है तो ये कहता है कि प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक विधि समान रहेगी। ये बात कह रहा है कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होगा, सभी समान होंगे, सबके साथ विधि एक साथ ही न्याय करेगी, एक जैसा ही व्यवहार करेगी। ये बात कह रहा है। विशेषाधिकार का विरोध करता है। विशेषाधिकार का विरोध, विशेषाधिकार का विरोध करता है। समझ में आ गई बात? कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा और प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सभी के लिए क्या होगा? कानून या विधि क्या होगी? एक समान मानी जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देती है? नकारात्मकता दिखाई देती है, नकारात्मक समानता। अब आप कहोगे नकारात्मक क्यों दिखाई दे रही है, उसको समझ लीजिए। अब मैं दोनों में अंतर बता देता हूं। यह कह रहा है प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक विधि समान रहेगी, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है व्यवहार में? ऐसा पॉसिबल व्यवहार में नहीं हो सकता। समझ में आ गई? ऐसा कभी नहीं होता। दूसरी बात, विशेषाधिकार का विरोध कर रहा है कि किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ अपवाद देता है। अपवाद भारत के अंदर है। राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अगर आप आगे देखोगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेषाधिकार है। उनके विरुद्ध कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो सकती, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकते, उनको जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई प्रारंभ करनी है तो उससे पूर्व उनको सूचना देनी आवश्यक होगी। ये कुछ विशेष प्रोटेक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आर्टिकल 39 के तहत भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान है। एमपी को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, एमएलए को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये सब विशेषाधिकार दिए गए और ऊपर आप क्या कह रहे हो? विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, और नीचे फिर आपने अपवाद के रूप में इनको स्वीकार भी कर लिया। दूसरा, समानता कैसे हो सकती है? समानता होने के लिए दो व्यक्तियों का समान परिस्थिति में समान स्थिति में खड़ा होना बहुत जरूरी है। तब जाकर अगर उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए तो ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति, अब आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर कोई दौड़ लगानी है। अब दौड़ लगानी है और यहां पहुंचना है। एक व्यक्ति तो यहां खड़ा है और एक व्यक्ति यहां खड़ा है, और अब आप कह रहे हो एक तो यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है, और आप क्या कह रहे हो? यहां पर पहुंचना, और जो पहले पहुंचेगा उसी को विनर माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो आगे है वो हमेशा आगे ही रहेगा। तो क्या किया जा सके?
तो ये जो पीछे है, जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, उसको इसके बराबर आने के लिए कुछ विशेष संरक्षण तो देना पड़ेगा। जब ये इसके बराबर आकर खड़ा हो जाएगा तो एक अलग बात है, तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों अब समान परिस्थिति पर खड़े हैं। लेकिन अगर कोई पीछे है और कोई आगे है और हम कहें दोनों के लिए कानून विधि एक समान होगी, तो ये कहीं ना कहीं उस कमजोर वर्ग के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। तो उसको क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप कई बार आपके दिमाग में चीजें रहती है, वो मैं फिर आपको बता रहा हूं। संरक्षण का मतलब ये, और संरक्षण से एक शब्द निकल कर आया, मैं फिर आपको बता रहा हूं कौन सा? आरक्षण। संरक्षण कैसे दिया जाएगा? उनको कुछ प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उस प्रोटेक्शन का नाम, उसके कुछ विशेष प्रावधान का नाम ही क्या कहलाता है? आरक्षण है। समझ में आ गई बात? तो संरक्षण से क्या निकला? आरक्षण निकला। अब कुछ लोग कहेंगे आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था सही थी, सही परिस्थितियों में चल रही है। हाँ, उसमें समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहने चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा संसद के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई। तो समय के साथ बदलाव, क्योंकि समाज भी बदल रहा है, तो आगे परिस्थितियां भी बदल रही है, तो उसके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आरक्षण जरूरी था, जरूरी है। जब तक, कब तक जरूरी है? मैं आपको बता चुका हूं, एक पीछे है और एक आगे है। जब तक वो पीछे वाला उसके बराबर आकर ना खड़ा हो जाए, तब तक ये आरक्षण की व्यवस्था चलते रहनी चाहिए। जिस दिन वो आगे आकर खड़ा हो जाए और सभी एक लाइन में खड़े हो जाए, और फिर वो आरक्षण की व्यवस्था समाप्त हो सकती है। लेकिन जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बने, तब तक इस व्यवस्था को एज इट इज लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान के निर्माताओं को यह पता था कि बहुत से लोग जो हैं इतने ज्यादा पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, अगर उनको संरक्षण या प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो जो आगे वाला व्यक्ति है वो हमेशा आगे ही रहेगा और पीछे वाला हमेशा पीछे रहेगा। तो उस पीछे वाले को, अंतिम व्यक्ति को भी कैसे न कैसे करके आगे लाया जाए, उसके लिए व्यवस्था की गई। किसकी? आरक्षण की। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला है विधि के समक्ष समानता। किसके समक्ष समानता? दो देशों का प्रभाव है। एक विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, जो कहते हैं प्रधानमंत्री से लेकर सबकी विधि समान होगी। विशेषाधिकार का विरोध करते हैं, किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं होगा, और नकारात्मकता दिखाई देती है यहां पर। दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण होना चाहिए। अगर कोई कमजोर है तो उसको न्यायालय के द्वारा या किसी संसद के द्वारा कुछ विशेष संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि विशेष संरक्षण देने से ही वो आगे आकर खड़ा हो सकता है। तो समान परिस्थिति वाले के साथ समान व्यवहार करो, असमान परिस्थिति वाले के साथ असमान व्यवहार करो, और असमान व्यवहार का मतलब उसको कुछ विशेष अधिकार दो। सकारात्मकता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है जो कमजोर है उसको आगे लेकर आना। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दिखाई देता है। आरक्षण का विचार आपको यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि संरक्षण का ही विस्तार आगे चलकर आपको क्या मिलता है? आरक्षण के रूप में देखने को मिलता है। ये आर्टिकल 14 है। कौन सा है? आर्टिकल 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। किसकी? आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। क्या कहता है अनुच्छेद 15? अनुच्छेद 15 भारत के अंदर लैंगिक, सामाजिक समानता स्थापित करने की कोशिश करता है। सामाजिक समानता क्या करने की? स्थापित करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। स्थापित करना, समझ में आ गया? अब वो कैसे स्थापित करेगा उसको समझ लीजिए। किसी भी तरह का कोई भेदभाव समाज में ना हो, उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है? अब कैसे हो सकता है इसको थोड़ा सा बताओ। कि कोई भी व्यक्ति या राज्य के साथ धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यवहार होता है तो कहीं ना कहीं असमानता स्थापित होगी। क्या होगी? असमानता स्थापित होगी। जब असमानता स्थापित होगी तो कहीं ना कहीं उनका विकास क्या होगा? रुक जाएगा। समझ में आ गया? तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला, सबसे फर्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 15 का
सब आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? कहता धर्म, जाति, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। पहले तो इन 4-5 चीजों को इसी क्रम में याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछने की सर्वाधिक संभावना आपको दिखाई देती है। धर्म, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आपको शब्द इसी श्रृंखला में सीरीज में याद रखने हैं। एग्जाम में आने की यहां पर संभावना रहती है। अब क्या कह रहा है उसको समझिए। ये जो चीज है 15 में ध्यान रखना, 15 एक यहां बना लेते हैं क्योंकि इसी से जोड़ते हैं। इन सब चीज ये जो सारी हैं, फर्स्ट में क्या कह रहा है? राज्य को निर्देश दे रहा है। किसको? फर्स्ट में किसको निर्देश दे रहा है? राज्य को निर्देश दे रहा है कि राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यह राज्य को पहली व्यक्ति दे रखा है। पहले में क्या दे रखा है? राज्य धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं करेगा। फर्स्ट। सेकंड, व्यक्ति को निर्देश है। व्यक्ति को निर्देश है। क्या निर्देश है? व्यक्ति धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का निषेध नहीं करेगा। लेकिन आपने देखा है बहुत बार, कहीं आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जाते हो, अगर आपका रिलेटिव है, अगर आपकी जाति का है, आपके समाज का है, तो वह आपको थोड़ा ज्यादा सम्मान देता है और आपके कार्य को जल्दी करने की कोशिश करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में, व्यवहार में ऐसा होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म भरने जा रहे हो और जो रजिस्ट्रार है अगर वो आपका रिलेटिव है, आपके समाज का है, तो आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहार में ऐसा होता देखा गया। जबकि संविधान क्या कह रहा है कि आपके सामने जो व्यक्ति है, जो खड़ा है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे कि वो उसका धर्म क्या, उसका वंश क्या, उसकी जाति क्या, उसका लिंग क्या और उसका जन्म स्थान क्या। इन सब चीजों को नेगलेक्ट कर दोगे। आप केवल और केवल देखोगे कि वो व्यक्ति है, वो काम करवाने आया और मुझे उसका क्या करना है? काम करना है। इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। एज इट इज केवल एक पर्सन के बारे में सोचना है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है? मैंने तो कभी देखा नहीं। ऐसा व्यवहार में तो होता नहीं है। पहले में राज्य को निर्देश दे रहा है, दूसरे में व्यक्ति को निर्देश दे रहा है। समझ में आ गई? तीसरी बात करें कि तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है महिला एवं बच्चों को या बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। आवश्यकता हुई तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जैविक रूप से कमजोर माना जाता है, फिजिकल रूप से उनको थोड़ा कमजोर माना गया है और इसके लिए उनको क्या माना गया है? यहां पर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, लाइन लग रही होती है तो महिलाओं के लिए अलग से लाइन लग जाती है। बस के अंदर आप जाते हो, आप ऊपर तो कह रहे हो समानता, लेकिन आपको पता होगा कि समानता में, लेकिन महिलाओं के लिए सीट बस में क्या रहती है? रिजर्व रहती है। वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो आप कहीं ना कहीं ऊपर देखोगे और फिर उसके अपवाद भी आप यहां पर बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल जो आता है, ये क्या आता है इसको समझिए। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC ST को या SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। विशेष प्रावधान किए जाएंगे। समझ में आ गया?
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो ऐसा वर्ग, और ऐसे वर्ग में एससी और एसटी, ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़ा है, कमजोर है, तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, उसके लिए कुछ विशेष कानून या उसको कुछ विशेष संरक्षण या प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये बात कही गई है किसमें? अनुच्छेद 15 के सब आर्टिकल 4 के अंदर। इसको आपको बिल्कुल दिमाग में याद रखना है, ठीक है। और इसको जोड़ दिया गया फर्स्ट संविधान संशोधन से, ये भी इंपॉर्टेंट रखना। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि ये प्रावधान होना चाहिए हर हालत में, ये ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 5 वो क्या कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को, इसी लाइन को वापस कर रहा हूं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी एसटी को केंद्रीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा, में प्रवेश, यानी कि इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। उनके लिए कुछ विशेष संरक्षण, प्रोटेक्शन, आरक्षण की व्यवस्था दी गई है प्रवेश के लिए। किसके लिए? उनकी सीटों के लिए। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये चीज याद हो गई आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं है। उसके बाद लास्ट आता है आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल। एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया, बार बार पूछा गया। आर्थिक दृष्टि से, किससे? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, वो ही अगर आपको याद हो जाए ईडब्ल्यूएस ध्यान हो गया, 10% है। कितना है? 10% है। क्या कह रहा है? आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, कौन से रूप से? आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको ये व्यवस्थाएं की जाएगी। ध्यान रखना आप, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एग्जाम की दृष्टि से बार बार महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया? इसको भी थोड़ा सा याद रख लें। 103वां संविधान संशोधन, ये तो वैसे भी आपको थोड़ा सा याद रहेगा, 2019, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। आर्टिकल 15 की बात कर रहा था मैं, फिर आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 14 पढ़ा हमने, कौन सा? विधि के समक्ष समानता, सभी समान होंगे। दो देशों का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, एक विधि के समान संरक्षण और एक विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी की बात करा। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक विधि क्या होगी? समान होगी। विशेषाधिकार का विरोध करता है, नकारात्मकता। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां वापस बता देता हूं, याद आ जाएगी। क्या कह रहा है? विशेषाधिकार का विरोध करता है, साथ में कुछ अपवाद देता है। क्या दे रहा है? अपवाद। और अपवाद में क्या कह रहा है? राष्ट्रपति और साथ साथ में राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल अनुच्छेद 361 में इनको क्या दे रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 361 में इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके भी 1, 2, 3 और 4, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जवाबदेही नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं, और लास्ट में सिविल सेवा, सिविल वाद में 2 माह की सूचना। ये प्रोटेक्शन दे दिया साहब इनको। किसको?
राष्ट्रपति और राज्यपाल को, ध्यान रखें 368 के तहत क्या कह रहा है पहले में, कि जो भी अपने पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो कार्य करते हैं उसके प्रति वे न्यायालय के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होंगे। पहली बात, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दूसरा, पद पर जब ये रहेंगे तो इन्होंने जो कार्यवाही की है, उनके जो काम किए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा, जब तक पद पर बैठे हुए हैं तब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फोर्थ, अगर इनके विरुद्ध कोई सिविल मामला बनता भी है तो 2 महीने पूर्व इनको क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। ये अपवाद है साहब। मैंने कहा विशेषाधिकार का विरोध करा, ये कह रहा है ये विशेषाधिकार नहीं है, इनको एक्सेप्शन है, ये इनको इनसे अलग कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बात राष्ट्रपति की हो रही है, बात राज्यपाल की हो रही है। दोनों, एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, एक देश का संवैधानिक प्रमुख है। इसी में अपवाद और जोड़ सकते हो अगर आपकी इच्छा हो जोड़ने की। इसी में क्या कह रहा है, एमपी और एमएलए, इनको भी क्या दिए गए, आपको पता होना चाहिए। क्या दे रखे हैं बताओ? विशेषाधिकार दिए गए हैं। आप कहोगे कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं? इनको विशेषाधिकार दिए, जब संसद का सदन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इनको सम्मन जारी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये विशेष हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, इनके आर्टिकल्स याद रखने हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 195, ये कुछ अनुच्छेद है जिनके बारे में पता होना चाहिए। विशेषाधिकार की बात कर रहा हूं। दूसरा, मैंने कहा विधि के समान संरक्षण, समान परिस्थिति वाले के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थिति वाले के साथ अवमान, सकारात्मकता की बात करता है, पॉजिटिव की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है कि जो कमजोर है उसको पहले बराबर तो लाएं, बराबर अगर ले आएंगे तब जाकर स्थिति समान होगी, फिर आप उनके साथ समान व्यवहार करें, कोई दिक्कत नहीं। इस संरक्षण में कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है? आरक्षण दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात? और आरक्षण की व्यवस्था यहां से प्रारंभ होती है और आगे लगातार चलती रहेगी। समझ में आ गया? आरक्षण क्यों है? मैंने आपको कहा एक वर्ग, एक व्यक्ति लाइन पर खड़ा है और एक लाइन से पीछे, और दोनों का टारगेट सेम है। तो मैंने कहा जो लाइन पर खड़ा है वो पहले पहुंचेगा और जो लाइन के पीछे है वो बहुत लेट पहुंचेगा। तो उस लाइन से पीछे वाले व्यक्ति को उस लाइन के ऊपर लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ करने का मतलब कुछ संरक्षण देना पड़ेगा, कुछ विशेषाधिकार देने पड़ेंगे, और वो जो विशेषाधिकार उन्हीं को कहा जाता है आरक्षण। उनके लिए विशेष प्रोटेक्शन जो है ये, और कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक सभी व्यक्ति एक लाइन पर आकर खड़े ना हो जाएं, तब तक ये व्यवस्था चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 15 की। आर्टिकल 15 लैंगिक और सामाजिक समानता की बात करता है। कौन कौन सी बात करता है? धर्म, वंश, जाति, लैंगिक और जन्म स्थान, 5 चीजें ध्यान रखना। आर्टिकल 15 5 ही चीजें। कौन कौन सी? धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, इन 5 के आधार पर सब आर्टिकल फर्स्ट क्या कह रहा है? राज्य को निर्देश दे रहा है कि इनके आधार पर आप किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करोगे। 2 में क्या कर रहा है? व्यक्ति को निर्देश दे रहा है वो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करोगे। 3rd में महिला और बच्चों को विशेष किया जा सकता है, विशेष संरक्षण दिया जा सकता है, अपवाद माना जाएगा, इसका भाग नहीं माना जाएगा, 14 के ऊपर नहीं माना जाएगा। 4 में क्या कर रहा है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं SC ST, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाएगा। संविधान के फर्स्ट संविधान संशोधन से जोड़ दिया गया। अब क्या प्रावधान किया गया? अगले में कर दिया गया प्रावधान। क्या कर दिया गया? सामाजिक और शैक्षणिक जो ये SC ST है, इनको जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें प्रवेश के लिए सीटें आरक्षित या सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। 6, वर्तमान में किया गया आर्थिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक तो वहां हो गए, आर्थिक रूप से जो वर्ग कमजोर है उसको EWS के माध्यम से वही शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया जाएगा? प्रवेश दिया जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 14 और 15 की हमने बात करी। किसकी? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। तो ये आर्टिकल चल रहा था समानता का। किसका? समानता के अधिकार की बात कर रहे थे, और समानता के अधिकार में हमने 2 महत्वपूर्ण अधिकार पढ़े। एक आर्टिकल 14 पढ़ा जिसमें विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात कही गई। एक अमेरिका से प्रभावित है और एक यूके से प्रभावित है। यूके में नकारात्मकता की बात दिखाई देती है
वो कहता है सभी के लिए विधि एक समान होनी चाहिए, जबकि यूएसए क्या कहता है, नहीं साहब, जो कमजोर है उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाए, और संरक्षण में कहीं ना कहीं आपको एक शब्द दिखाई देगा, आरक्षण। और वो आरक्षण की व्यवस्था यहां पर की गई। क्यों की गई? क्योंकि वो कमजोर वर्ग था। क्या था? कमजोर वर्ग था। उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं किसको लेकर, आर्टिकल अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है? अवसर की समानता। कहेगा सभी को क्या मिलना चाहिए? अवसर समान मिलना चाहिए। इस चीज को आप विशेष दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब इसकी क्या चीजें हैं वो थोड़ी सी बता देता हूं, जिससे आपके एग्जाम। अवसर की समानता, इसमें भी आर्टिकल है, सब आर्टिकल। फर्स्ट को समझ ले, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, या ब्रैकेट में लिख सकते हो लोक नियोजन में समान अवसर। समझ में आ गया? अवसर की समानता की बात कर रहा है। पहला सब आर्टिकल क्या कहता है? सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में सभी को क्या दिए जाएंगे? समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है व्यवहार में? देखिए आप, जनरल इतने वर्ष तक, ओबीसी इतने वर्ष तक, एससी एसटी इतने वर्ष तक, विडो है इतने वर्ष तक, विकलांग हैंडीकैप है इतने वर्ष तक, उनको कुछ अलग अलग दी गई है। जबकि ऊपर क्या कह रहा है? अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात बताई थी, अवसर समान कब दिए जाएंगे? जब वो सारे के सारे एक ही लाइन पर आकर खड़े हो जाएंगे तो अवसर समान दो। लेकिन कोई आगे है, कोई पीछे, और कोई और पीछे है, तो उन पीछे और पीछे वालों को आगे कैसे लाया जाए? और वो आगे लाने के लिए क्या दिया गया? कुछ विशेष संरक्षण दिया गया, और उस संरक्षण का नाम ही आरक्षण है। तो यहां पर पहला क्या कह रहा है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। समझ में आ गई बात? इसको याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, भूलिएगा मत। दूसरा क्या कह रहा है उसको समझिए, धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान। समझना, ये याद रखना, धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आ गई बातें? देखिए, धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान और के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा? असमानता नहीं होगी। उनको सभी को अवसर समान दिए जाएंगे। ऐसा नहीं देखा जाएगा कुछ धर्म के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, कुछ वर्ग के लिए, कुछ जाति के लिए जन्म स्थान के आधार पर उनको कुछ दिया गया एक्स्ट्रा, या उनके उद्भव के आधार पर उनको कुछ दिया गया। इस आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इन किसी भी चीज को देखा नहीं जाएगा। आर्टिकल 16 का भाग 2 कह रहा है। ठीक है, 3 क्या कह रहा है? संसद क्या कर सकती है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीयता को वरीयता के लिए कानून बना सकती है। स्थानीयता को वरीयता देने हेतु देने के लिए कानून बना सकती है।
इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा और समझ लीजिए याद करने में। स्थानीयता को क्या दी जा सकती है? वरीयता, या फिर यहां लिख सकते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता ज्यादा अच्छा रहेगा। वरीयता या फिर प्राथमिकता दी जा सकती है किसको? स्थानीयता को, लोकेलिटी को। आपको पता है राजस्थान की बात करें तो लगातार मुद्दा उठ रहा है कि अदर स्टेट के लिए इतनी सीटें निश्चित कर दी जाए, इससे ज्यादा अदर स्टेट से सीटें ना भरी जाए। समझ में आ गया? ये यहीं पर ही है। स्थानीयता किसके लिए? स्थानीयता, लोकल लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिले अपने स्टेट के अंदर ज्यादा मौका मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है। कई आपने भर्ती देखी होगी, जैसे पटवारी की भर्ती देखो, तो पटवारी की भर्ती अदर स्टेट वाला भर ही नहीं सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि पटवारी की भर्ती के लिए एक मूल चीज मान ली जाती है, मूल निवासी, डोमिसाइल मांगा जाता है। अगर आप इस स्टेट के मूल निवासी हो तो ही आप पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ ऐसी भर्तियां भी है जिसमें लोकेलिटी को, किसको? स्थानीयता को तवज्जो दी जाती है। उसी के प्रावधान की बात कही गई है, किसमें? 3 के अंदर। उसके बाद बात करें 4 को लेकर। 4 में आपको ध्यान रखना है कि 4 में क्या किया गया। 4 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह की गई कि आपको पता है 4 के अंदर पदोन्नति जैसी विषय। किसके अंदर? 4 इतना इंपॉर्टेंट था कि एग्जाम की दृष्टि से आप बार बार पढ़ते हो तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि 4 क्या कह रहा है? नौकरियों में आरक्षण। यही वो है जिसको लेकर सारी मारामारी है। नौकरियों में आरक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नौकरियों में आरक्षण, आज के बाद ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 के सब आर्टिकल 4 यानी कि 16(4) के अंदर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। समझ में आ गया? और सभी को क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। ये स्थिति आज खड़ी हो गई, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद कुछ आर्टिकल जोड़े गए इसी में, कै जोड़ दिया गया और ख जोड़ दिया गया। कै के अंदर क्या था? पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई। 77वां संविधान संशोधन, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सीनियरिटी या वरीयता किस आधार पर होगी? नियुक्ति के समय के आधार पर ना होकर उनकी पदोन्नति के आधार पर की जाएगी। इसकी बात इसमें कही गई है। दूसरा, इसी में क्या कही गई? बैकलॉग आरक्षण। इसको भी आपको याद रखना। बैकलॉग में आरक्षण की क्या बात कही गई है? 81वां संविधान संशोधन इसके तहत किया गया है, उसको थोड़ा सा याद रखें। इसमें क्या कहा गया? कब बैकलॉग, कई बार क्या होता है कि जो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट की सीट होती है वो उतनी सीटें भरी नहीं जाती, वो रह जाती हैं। तो जैसे जैसे वो भर जाती हैं, भरी रह जाती हैं, रहती हैं, फिर उनको जो एक साथ जब उनकी वापस विज्ञप्ति जारी की जाती है उनको कहा जाता है बैकलॉग। समझ में आ गया? बैकलॉग से जो भर्ती की जाएगी उसमें आरक्षण की व्यवस्था 100% रखी जाएगी, जिसकी जितनी है उतनी ही रखी जाएगी। ये व्यवस्था यहां पर की गई। समझ में आ गई बात? उसके बाद 5 में कहा गया जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं अपने यहां कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति में, अधिकारियों की नियुक्ति में अपने धर्म को प्राथमिकता दे सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब है
जिस धर्म ने अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करी हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए हैं, उन रिलीजियस इंस्टीट्यूट में वो कर्मचारियों की भर्ती के लिए, कर्मचारियों को रखने के लिए अपने धर्म को प्रेफरेंस रख सकते हैं, अपने धर्म की प्राथमिकता रख सकते हैं, अपने धर्म से लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, उसका अधिकार उनको दिया गया है। इस आधार पर नहीं कि आपको और धर्म के लोगों को भी इसमें नियुक्त करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस धर्म की वो संस्था है उस धर्म के अधिकारियों को, उस धर्म के लोगों को, उस संस्थाओं को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के लोगों को उसमें प्रायोरिटी दे। ये उनके पास उनका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है उनका, ध्यान रखिएगा। 6 के अंदर, किसके अंदर? आर्टिकल 6 यहीं लिख देता हूं, 16 का 6 और 16(6) में वही, वापस वही चीज, EWS आर्थिक वर्ग, इकोनॉमिक वीक सेक्शन को नौकरियों में, किसमें? नौकरियों में आरक्षण कितना? 10%। और वही 103वां संविधान संशोधन 2019। तो याद रखिएगा, क्या याद रखोगे? 15(6) और 16(6) ये दोनों किससे संबंधित? EWS से संबंधित। कब जोड़े गए? 2019। एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार, मैं आपको फिर बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। वापस रिपीट कर देता हूं, 14 पढ़ लिया था, 15 पढ़ लिया था, 16 अवसर की समानता। किसकी? अवसर की समानता सभी को दी जाएगी। पहला क्या कह रहा है? सरकारी नौकरियां लोक नियोजन में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, राज्य ऐसा कोशिश करेगा। लेकिन आपको मैंने बता रखा था, जनरल, SC, ST, OBC, विडो, हैंडीकैप, सभी को विशेष, फौजी जो हैं अगर वो आते हैं सिविल उसमें नौकरियों में, तो सभी के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, पहली बात। धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास स्थान, ये आधार याद रखिएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इनसे कि किस आधार पर इनमें से कोई एक चेंज कर देगा, कोई एक नया लिख देगा, या उनके क्रम को आगे और पीछे कर देगा, और आपके एग्जाम से इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने फिर आपको बताया। तीसरा, संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो नौकरियों में प्रावधान है उसके अंदर लोकल लोगों को क्या दे सकती है? तवज्जो या प्राथमिकता, प्रेफरेंस दे सकती है, इसके लिए कानून बना सकती है। 4, नौकरियों में आरक्षण, जो सारा मेन जो मूल जड़ है वो यही है। आर्टिकल 16 का सब आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 के में 2 चीजें जोड़ी गई, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर व्यवस्था और एक बैकलॉग को लेकर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 5वां, धार्मिक जो संस्थाएं अपने यहाँ पर जिस तरह का इंस्टीट्यूशन है उसमें अपने लोगों को शामिल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। EWS 16(6) आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया नौकरियों में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, 10% उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल आपको पता होगा, 16 एग्जाम में बार बार इनसे पूछा जाता है। अब बात कर देते हैं किसकी? आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 17 की बात कर देते हैं। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? सामाजिक समानता की। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की बात करता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सामाजिक समानता में क्या कहता है? अस्पृश्यता, या जिसे हम कहते हैं छुआछूत का निषेध या अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता का निषेध बिल्कुल संविधान में कहा गया है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे व्यक्ति को ऐतिहासिक आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके पिछड़ेपन के आधार पर, ऐतिहासिक कोई कालक्रम उसके आधार पर किसी भी प्रकार की अगर अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दंडनीय है साहब, बिल्कुल आधे एब्सोल्यूट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए कुछ विशेष प्रोटेक्शन दिया गया। वो क्या था? पहले बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम,
1955 पहला तो ये बनाया गया। उसके बाद इसी को परिवर्तित करके क्या कहा गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977। पहले अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था, उसी को कर दिया सिविल अधिकार, सिविल राइट्स की बात की गई 1977 में। और उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 में बनाया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता तो गैर जमानती है, गैर जमानती, ठीक है। जाति के अंदर जो कुछ लोग हैं जो अपनी जाति को ज्यादा विशेष मानते हैं, अगर इस प्रकार के लोग किसी दूसरी जाति का अपमान करते हैं, उन लोगों का अपमान करते हैं, और उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है, दंडनीय है, आपराधिक है, कानूनी रूप से उसको सजा दी जाएगी। तो ये कुछ 16-17 के बारे में, किसके बारे में, 16 और 17। 17 के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और आता है, लास्ट आप पढ़ लो, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का निषेध। किसका, उपाधियों का निषेध। उपाधियों के निषेध की बात की गई है। कैसे उपाधियों के निषेध की बात की गई है उसको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें भी कई सारे आर्टिकल हैं, 1, 2, 3 और 4। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट तो राज्य को निर्देश दे रहा है कि राज्य शिक्षा और सेना, शिक्षा या सेना और विद्या के अलावा किसी और में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वो शिक्षा, जिसे विद्या कह रहे हैं, और सेना के आधार पर, सेना के बस इन दोनों के आधार पर क्या दी जाएगी, उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। पहली बात ये फर्स्ट में कही गई। सेकंड में क्या कही गई, सेकंड में की गई जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उन भारतीय नागरिकों को कोई भी विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। भारतीय जो भी नागरिक होंगे उनके द्वारा विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है, 18 की सब आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन राज्य सेवा में वह लाभ या विश्वसनीय पद पर है। बता देता हूं बोलकर थोड़ा सा, भारत का नागरिक तो नहीं है लेकिन भारत के अंदर रह रहा है और राज्य के द्वारा किसी लाभ के पद पर या विश्वस्त पद पर है। अगर वो व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण करता है तो उस उपाधि को ग्रहण करने से पूर्व उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। इस पर ध्यान रखिएगा। भारत का नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक को तो पहले ही रोक दिया, लेकिन कोई ऐसा जो भारत के अंदर किसी राज्य में किसी पद पर स्थापित है, सरकार ने कुछ पद दे रखा है उसको, विश्वसनीय बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो वो व्यक्ति भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। 3 में दे रखा है। 4 में क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। 4 ये कह रहा कोई भी हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, जो भारत के अंदर, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे भारत के अंदर कोई भी और हो, वो किसी भी दूसरे विदेशी राज्य से, ध्यान रखना, भारत का नागरिक हो चाहे कोई भी हो, किसी भारत के अंदर किसी लाभ के पद पर या विश्वसनीय पद पर बैठा है, वो किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी भी प्रकार की भेंट,
किसी भी प्रकार का उपहार ग्रहण नहीं करेगा। स्पष्ट कहा गया, ध्यान रखिएगा। 4 के अंदर भेंट उपहार जैसी बातें की गई है। 3 के अंदर उपाधि की बात कही गई है, विदेशी के लिए जो भारत में किसी पद पर बैठा है। 2 के अंदर भारतीय नागरिकों को विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करी जाएगी। और राज्य को निर्देश है कि सेना और शिक्षा के अलावा किसी में उपाधि नहीं दी जाएगी। अच्छा, लास्ट में एक चीज और ध्यान रखना, जो लास्ट वाला है, अगर वो भेंट और उपाधि अगर भेंट या उपहार ग्रहण करना भी चाहता है तो उससे पूर्व उसे राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। यानी कि 3 और 4, कौन सा 3 और 4 के अंदर उसको उपाधि ग्रहण करनी हो या किसी भी भेंट या स्वीकार या पुरस्कार कुछ भी लेना हो, उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। 3 में और 4 में, ध्यान रखिएगा। इसको लेकर वाद विवाद चलता रहा। बालाजी राघवन वाद आया। बालाजी राघवन वाद में यहां पे लिख रहा हूं, बालाजी राघवन वाद इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पुरस्कार और उपाधि को डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान रखेगा, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उसने जितने भी पुरस्कार थे, पद्म पुरस्कार, उन सबको क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। बाद में मामला कोर्ट में गया, उसमें गया, बाद में एक वाद आया। उस वाद में सरकार ने कहा कि उपाधि और पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, उपाधि स्वीकार पुरस्कार नहीं और पुरस्कार उपाधि नहीं है। पहली चीज, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दूसरा एक आ गया, पुरस्कार दिए जा सकते हैं, पहली चीज। उपाधि सेना और शिक्षा में दी जा सकती है, दोनों कर दिया गया। तीसरी, जो पुरस्कार आपको दिए गए उन पुरस्कारों का उपयोग आप अपने नाम के साथ उनका प्रयोग नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आप उनके नाम के साथ अपना प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोई लिख दे पद्म श्री, भारत रत्न, ऐसे प्रकार से आप अपने नाम के साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन किया जाता है, उपाधियों का भी किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बहुत लेटेस्ट, सचिन पायलट। आप हंसोगे। अब सचिन पायलट, पायलट तो एक डिग्री है, एक उपाधि है, लेकिन उसका जाति के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, सचिन पायलट। जबकि पायलट तो मैंने कहा एक कोर्स है जिसके तहत की जा सकती है, तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो इसको लेकर 18 को लेकर और इसको लेकर जो दिए गए निर्णय, उन निर्णयों में कहा गया ये सारे के सारे निर्णय जो है ना, निर्देशात्मक हैं, आदेशात्मक नहीं हैं। यानी कि हम निर्देश दे रहे हैं ऐसा होना चाहिए, आदेश नहीं दे रहे। क्योंकि अगर हम आदेश देंगे तो ध्यान रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया होता तो इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कोई प्रयोग करता तो उसको सजा मिल सकती थी। समझ में आ गया? लेकिन वहां पर आदेश नहीं है, निर्देश है। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इन पुरस्कारों का टाइटल के रूप में, अपनी जाति के रूप में या किसी रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सजा जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ये निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। तो ये तीनों चारों अनुच्छेद मैंने आपको पढ़ाए। 14 फिर बता रहा हूं। आर्टिकल 14 क्या कर रहा था? विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा था। 2 देशों का प्रभाव था, किस किस का? अमेरिका का, यूके का, यूएसए और यूके का। यूएसए क्या कह रहा था? विधि के समान संरक्षण, सभी को संरक्षण दिया जाए, अगर कमजोर है तो उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाए। तो आपको कहीं ना कहीं सकारात्मकता दिखाई देती है, संरक्षण में कहीं ना कहीं आरक्षण का भाव दिखाई देता है। दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा कहता विधि के समक्ष समानता, सभी समान होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर आम व्यक्ति तक, किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। पहली चीज, कहीं ना कहीं नकारात्मकता दिखाई देती है, क्योंकि वो कहता है सभी के लिए कानून एक समान। उसमें भी अपवाद आ गए। मैंने आपको कहा था राष्ट्रपति और राज्यपाल, आर्टिकल 361 समझ में आ गया? 361 के तहत क्या है कि न तो उनके वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती, ना उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता, और अगर कोई कार्रवाई शुरू भी करनी है तो 2 महीने पूर्व उनको सूचना देनी पड़ी। एमपी और एमएलए को इस तरह के विशेषाधिकार है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 31C के अंदर भी विशेष प्रावधान है, जिसमें मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। आगे चलकर हम इस पर भी चर्चा करेंगे जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के ऊपर तवज्जो दी गई है।
24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपने। 14 हो गया, 14 के बाद 15वां के अंदर क्या बात कही गई है आप समझिए। उसमें भी लैंगिक और सामाजिक समानता की बात करता है और क्या कहता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य को निर्देश दे रहा है, नहीं करेगा भेदभाव। व्यक्ति को निर्देश दे रहा है, फिर साथ में कह रहा है महिला और बच्चों को विशेष दी जा सकती है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से SC ST को कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। उसी के तहत निजी शिक्षण और सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में प्रवेश दिया जाएगा। उसी के अंदर EWS जो 10% आर्थिक आधार पर है, उसको भी इंस्टीट्यूशन में प्रवेश दिया जाएगा। 16 की बात आ गई, 16 अवसर की समानता दे रहा है। मैंने कहा सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे। अपवाद मैंने आपको कहा SC ST के लिए अलग है, OBC के लिए, जनरल के लिए, विडो के लिए, सब के लिए अलग अलग है। कोई 30 वर्ष, कोई 35 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई